नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में। नक्षत्रों की श्रृंखला चल रही है और आज मैं बात करने जा रहा हूं 8वें नक्षत्र की, जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं पुष्य नक्षत्र की, कर्क राशि में पड़ता है। 30 डिग्री का राशि का स्पैन हुआ और उसमें एक नक्षत्र हुआ 13 डिग्री 20 मिनट का। उस 13 डिग्री 20 मिनट के नक्षत्र को जब चरणों में विभाजित करते हैं तो 4 चरण बनते हैं 3 डिग्री 20-20 मिनट के। इसका जो स्पैन है वो 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। 13 डिग्री 20 मिनट का स्पैन 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का। इसमें पुष्य नक्षत्र के चारों चरण पड़ेंगे। अब आप इसको 3 डिग्री 20-20 मिनट के 4 चरण या 4 पदों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कर्क राशि 3 डिग्री 20 मिनट से, इसमें जब आप 3 डिग्री 20 मिनट फिर से ऐड करेंगे तो 6 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा, पहला चरण हो जाएगा। और जब नवमांश कुंडली की बात करेंगे तो उसमें यह पहला चरण पड़ेगा सिंह राशि में। इसी तरह से दूसरा चरण पड़ेगा जो 6 डिग्री 40 मिनट से आगे जाएगा, 3 डिग्री 20 मिनट आप जोड़ेंगे तो वह पड़ेगा कन्या राशि में, नवमांश कुंडली में। तीसरा चरण पड़ेगा तुला राशि में और चौथा चरण पड़ेगा वृश्चिक राशि में। तो इन चरणों के फल कैसे मिलते हैं उसकी बात बाद में करेंगे। पहले पुष्य नक्षत्र के शब्द पुष्य की बात करते हैं। पुष्य का अर्थ होता है ग्रोथ, नरिशमेंट, गेन, ब्लाजम, खिलना। और जब बात खिलने की आती है तो अपने आप दिमाग में आता है पुष्प की, पुष्य और पुष्प। तो पुष्य नक्षत्र है जिसका अर्थ होता है नरिशमेंट, ब्लाजम, और इसका एक चिन्ह पुष्प भी होता है। इससे अर्थ इस तरह से निकलता है कि आपका जो ग्रह इस नक्षत्र में पड़ता है, जब उसकी महादशा आती है या अंतर्दशा आती है, तब पुष्य नक्षत्र के गुण आपके अंदर खिलते हैं, पल्लवित होते हैं। जो भी ग्रह होता है उसके नैसर्गिक गुण और कुंडली के हिसाब से जो गुण बनते हैं उनको पुष्य नक्षत्र खिला देता है। तो ये तो हुआ पुष्य और पुष्य नक्षत्र के पहले चिन्ह पुष्प की बात। अब बात करते हैं कि इसका नक्षत्र स्वामी कौन है। इसका नक्षत्र स्वामी शनि है और शनि के स्वभाव के विपरीत यह बहुत अच्छा नक्षत्र है। सबसे अच्छे नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है, लघु नक्षत्र है और क्षिप्र है, मतलब स्मॉल एंड क्विक। इसमें काम तेजी से बनते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपका मुकदमा कोई काफ़ी दिन से चल रहा हो और पुष्य नक्षत्र शुरू हुआ तो उसका परिणाम जल्दी ही आ जाएगा। ये हुआ लघु और क्षिप्र का मतलब थोड़े समय में तेजी से परिणाम आ सकता है। अब बात करते हैं इसके देवता की। नक्षत्रों के ज़्यादातर गुण जब आप देवताओं को समझ लेंगे, उनके गुणों को समझ लेंगे, तो उन्हीं के गुण उस नक्षत्र में होते हैं। जैसे बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। इसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति में गुरु बनने की क्षमता होती है। अब गुरु को आप व्यापक अर्थों में लीजिए,
और उसी से प्रोफेशन निकल आएगा। तो पहला प्रोफेशन हुआ टीचिंग, दूसरा प्रोफेशन हो गया एडवाइजर, तीसरा प्रोफेशन हो गया काउंसलर, चौथा प्रोफेशन हो गया साइकोलॉजिस्ट और साथ ही साथ साइकेट्रिस्ट भी। इसके अलावा हुआ जैसे पॉलिटिकल गुरुज होते हैं या फिर स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं। जैसे बहुत से स्पिरिचुअल गुरु हैं, बहुत से पॉलिटिकल गुरु हैं। जब कोई नेता है उसको भाषण देना होता है तो उसका भाषण कोई तैयार करता है, कैसे बोलना है, क्या करना है, तो उसका गुरु हुआ, किस विषय पे बोलना है, तो ये उसका पॉलिटिकल गुरु की बात हो गई। अब इस नक्षत्र का जब समय आता है तो इसका संबंध सीधे सीधे धर्म और अध्यात्म से है। गुरु बृहस्पति सीधे सीधे धर्म और अध्यात्म, साथ ही साथ ट्रेडिशनल टीचिंग्स जैसे मंत्र साधना। तो जब बात स्पिरिचुअलिटी की आती है, धर्म की आती है, तो अगर यह नक्षत्र पीड़ित हुआ तो व्यक्ति धर्म का दुरुपयोग करता है। अगर नक्षत्र पर, नक्षत्र से मतलब नक्षत्र में जो ग्रह है वह पीड़ित हुआ, जैसे राहु के साथ बैठ गया, वो राहु के काफी पास में हो गया और राहु बलवान हुआ, अपनी मित्र राशियों में हुआ, बुध और शुक्र की राशियों में, उसके साथ ऐसा ग्रह बैठ गया जो पुष्य नक्षत्र में है, तब व्यक्ति धर्म का दुरुपयोग करता है। आजकल ऐसे गुरु आपको ज्यादा दिखेंगे। और एक और भी बात है कि जो सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति होता है वो डोमिनेट करता है, थोड़ा सा मैं उल्टा कह रहा हूं, जो असभ्य व्यक्ति होता है, जंगली होता है, उजट होता है, वह सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति को दबा देता है। तो इस समय का जो माहौल है, असभ्य सुसंस्कृत धर्म गुरुओं की बाढ़ आ गई है और जो सभ्य सुसंस्कृत गुरु हैं वे बेचारे चुपचाप किसी कोने में बैठ गए हैं। जो असभ्य हैं और सुसंस्कृत नहीं हैं, ऐसे गुरुओं की बाढ़ आ गई है। हो सकता है बीच में मैंने शब्द उल्टे प्रयोग कर दी हूं, इसीलिए मैं उसको दोहरा रहा हूं। तो ऐसे गुरु जब होते हैं, कब होते हैं? जब जो नक्षत्र, जो ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है उसको राहु जैसा ग्रह पीड़ित कर रहा हो, अशुभ मंगल जैसा ग्रह पीड़ित कर रहा हो। और जब ऐसा असभ्य और असंस्कृत गुरु समाज पर गलत तरीके से कब्जा कर लेता है तो समाज उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में आज पहुंच गया है। अब बात हो गई इस नक्षत्र के गुरु की, इस नक्षत्र के स्वामी की, स्वामी देवता की। स्वामी हुआ शनि और देवता हुए गुरु, और उसी के आधार पर प्रोफेशंस भी निकल आए। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु के जो कारक हैं, गुरु का संबंध वाणी से है। बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे भाव का भी कारक है, इसलिए वाणी विशेष करके धार्मिक, स्पिरिचुअल, उसकी क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है। इस नक्षत्र से संबंधित ग्रह जब एक्टिवेट होता है और व्यक्ति का झुकाव धर्म या अध्यात्म की ओर हो जाता है, और उसको अगर ठीक से पोषित होने दिया जाए व्यक्ति, तो इस क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा कार्य करता है।
अब आगे बात करते हैं। बृहस्पति के संबंध प्रसन्नता से है, ज्ञान से है, बुद्धिमत्ता से है और धन से भी है। बृहस्पति अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता रहे हैं और बृहस्पति किंग मेकर रहे हैं। बृहस्पति कभी राजा नहीं बने। तो ऐसा व्यक्ति राजा का एडवाइजर होता है। जैसे चाणक्य राजा नहीं बना, वो एडवाइजर था, गुरु था चंद्रगुप्त का। तो ऐसे व्यक्ति किंग नहीं होते, किंग मेकर होते हैं। राजा नहीं होते, राजा बनाने वाले होते हैं। एक और नाम मैं लेता हूँ, शिवाजी। उनके गुरु थे समर्थ रामदास। तो समर्थ रामदास कौन हुए? बृहस्पति हुए, पुष्य नक्षत्र वाले व्यक्ति हुए। और उन्होंने राजा किसको बनाया? शिवाजी को। तो व्यक्ति किंग मेकर होता है, राजा बनाने वाला होता है। बृहस्पति का संबंध न्याय से भी है और शनि का संबंध भी न्याय से है। तो अगर इस नक्षत्र का जो ग्रह इस नक्षत्र में है वह तीसरे चरण में हो तो नवमांश कुंडली में पहुंचेगा तुला लग्न में, तुला राशि में। तो व्यक्ति जज बन सकता है, वकील बन सकता है, उसका संबंध न्याय से हो सकता है। लेकिन इसके लिए और ग्रह उसकी सहायता करने में समर्थ होने चाहिए, तभी वह जज बन सकता है। अब बात करते हैं एक कहानी की जिससे कुछ और तथ्य निकलेंगे। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, धार्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, पूजा पाठ में लगे रहते थे। इंद्र को सलाह मशविरा और दानवों के साथ, दैत्यों के साथ जो उनका युद्ध चलता रहता था उसमें कैसे विजय मिले, इन सब के बारे में चिंतन मनन और देवताओं को उससे संबंधित सलाह और उस सलाह पर कैसे चला जाए ये समझाया करते थे। और उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी कि उनका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो गया। उनकी पत्नी तारा अकेली पड़ गई। तो यहाँ से इस नक्षत्र का एक और गुण निकल के आता है कि व्यक्ति अपने काम में इतना ज़्यादा रत हो जाता है कि उसका ध्यान अपने परिवार, पत्नी और बच्चों की तरफ से हट सकता है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या आई, क्या समस्या आई? बृहस्पति की पत्नी तारा जो अत्यधिक सुंदर थी, खूबसूरत थी, चंद्रमा तारा की ओर आकर्षित हो गया। उसने तारा से मिलना जुलना शुरू कर दिया। चंद्रमा का व्यक्तित्व, चंद्रमा खूबसूरत था, उसका व्यक्तित्व एक तरह की मादकता लिए हुए था। तारा अपना जो विवेक है वो खो बैठी चंद्रमा के सामीप्य से और चंद्रमा के साथ भाग गई। इसको लेके बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं ने साथ दिया बृहस्पति का, चंद्रमा का साथ दिया दैत्यों ने, शुक्राचार्य ने दिया, दैत्य गुरु ने दिया। तो ये किसी तरीके से युद्ध टाला गया। ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने उसमें हस्तक्षेप किया और तारा फिर से बृहस्पति के पास लौट आई। लेकिन तारा गर्भवती हो चुकी थी चंद्रमा के द्वारा। बृहस्पति के आने के बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया बुध ग्रह, जिसकी बात हम लोग करते हैं। और उसमें चंचलता थी चंद्रमा की, खूबसूरती थी तारा की, और साथ ही साथ बृहस्पति की पत्नी होने की वजह से तारा ज्ञानवान भी थी।
तो बुध बुद्धिमान भी था। अब जब तारा वापस आ गई बृहस्पति के पास तो फिर पेरेंटिंग की बात आई। बृहस्पति ने उसकी पेरेंटिंग की, उसकी देखभाल की, उसको संरक्षण दिया। तो इस तरह की पेरेंटिंग कहलाती है फॉस्टर पेरेंटिंग। फॉस्टर पेरेंटिंग का अर्थ हुआ कि बच्चा व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति पुरुष हो सकता है या स्त्री हो सकती है, और गोद भी नहीं लिया गया है, फिर भी बच्चे की केयर वह व्यक्ति या स्त्री कर रही और ढंग से कर रही। तो इस तरह की फॉस्टर पेरेंटिंग भी इस नक्षत्र का एक गुण है। अब इन सब सारी चीज़ों को थोड़ा सा विस्तृत एक तरह से दृष्टिकोण रखते हुए देखना चाहिए। जरूरी नहीं ये घटनाएं, ये कहानियां जो बनाई गई हैं, इनको पहली बात जो मैंने पहले भी कहा है, ना आप पौराणिक चाहे समझें चाहे ऐतिहासिक समझें, इस एक तरह से इस विवाद में ना पड़ें कि ये पौराणिक हैं या ऐतिहासिक हैं। इनसे जो सीखना है वो सीख लें और दृष्टिकोण को विस्तृत रखें। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली पूरा इसी तरह से होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी तरीके का व्यवधान आ सकता है व्यक्ति, पुरुष या स्त्री की व्यस्तता की वजह से। और फास्टर पेरेंटिंग का ये मतलब नहीं कि बच्चे को घर में ही रख लिया गया है। बहुत बार आप देखते हो, आप किसी बच्चे को देखते हो, बच्चा ब्रिलियंट, तो उससे कह देता है व्यक्ति कि आप आ जाओ बेटा, मैं आपकी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिस्ट्री में या फिर इंग्लिश में मदद करूँगा। वो उसकी मदद करता है, किस एरिया में जो कुछ उसको पढ़ाया जा रहा है उसका स्कोप है और भविष्य में क्या करना है, ये भी फॉस्टिंग पेरेंटिंग के अंतर्गत आता है, फॉस्टर पेरेंटिंग के अंतर्गत आता है। फॉस्टर पेरेंटिंग की एग्जैक्टली हिंदी मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद आता है इसका एक और चिन्ह। यह चिन्ह है गाय का थन, जो गाय के दूध का स्रोत है। तो जो पहले जो बात आ रही थी पुष्य शब्द के अर्थ से, पोषण से, वह फिर से आ गई। पोषण से, वृद्धि से, ग्रोथ से, और साथ ही साथ पेरेंटिंग। याद रखिए, गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और माँ के दूध के बाद गाय का दूध ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो पोषण तो हुआ ही, साथ ही साथ पेरेंटिंग भी हो गई। तो इसके प्रोफेशंस की जब बात आ जाती है तो फिर डेयरी की बात आ जाएगी, दुग्ध उद्योग की बात आ जाएगी। और फास्टर पेरेंटिंग तो मैंने कहा ही, साथ ही साथ चूंकि ममत्व जुड़ गया, गाय को माँ कहा गया, तो माँ के समान प्यार करने वाला। ऐसा कैसे किस में हो सकता है? नर्स का एक प्रोफेशन हो सकता है और डॉक्टर्स का भी प्रोफेशन हो सकता है। कोई अच्छी जो साइकियाट्रिस्ट होती हैं या होते हैं, वो प्रोफेशन भी आ जाता है। उसके बाद फिर प्रोफेशंस की मैंने बात कर ही ली। बेसिकली गुरु वाले प्रोफेशन, टीचिंग, एडवाइजर, काउंसलर, मैरिज मेकर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल गुरु और पॉलिटिकल गुरु। अब बात करते हैं, स्वभाव की भी बात हो गई, अब बात करते हैं इसके 4 चरणों की। पहला चरण पड़ेगा सिंह राशि में। इस नक्षत्र का पहला चरण नवमांश कुंडली में पड़ता है सिंह राशि में। तो क्या मतलब हुआ? व्यक्ति किंग मेकर हो सकता है, राजा का सलाहकार हो सकता है, किसी सफल पॉलिटिकल पर्सन का एडवाइजर हो सकता है, गुरु हो सकता है। फिर दूसरा चरण पड़ता है कन्या राशि में। मैंने बताया बृहस्पति अच्छे अर्थशास्त्री थे,
उनकी अर्थशास्त्र की किताबें भी। तो व्यक्ति फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है। और तीसरा चरण पड़ता है तुला राशि में, व्यक्ति जज हो सकता है, वकील हो सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। और चौथा चरण पड़ेगा वृश्चिक राशि में, अध्यात्म में आकंठ डूब जाना, किसी तरीके की खोज करना, गहन ध्यान में, साधना में चले जाना। ये आता है जब चौथा चरण होता है इस नक्षत्र का। ग्रह इस नक्षत्र के चौथे चरण में होता है, जैसे गुरु इस नक्षत्र के चौथे चरण में। ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि गुरु की उच्च राशि। अब अगर शुक्र यहां पर हो और राहु से पीड़ित हो, तब व्यक्ति तंत्र के क्षेत्र में जा सकता है। बस आज का वीडियो इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।